नमस्कार दोस्तों। तो आज हम सभी परमाणु हथियारों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी देखते हैं हम दोस्तों, तो परमाणु हथियार सामूहिक विनाश के हथियार होते हैं। ये हथियार जो है न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो परमाणु हथियार होते हैं वो न्यूक्लियर एनर्जी को लेते हैं और फिर न्यूक्लियर एनर्जी का उनमें इस्तेमाल होता है। उनसे न्यूक्लियर एनर्जी से वो मतलब बने होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है परमाणु हथियार कितने प्रकार के होते हैं? तो परमाणु हथियार दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। परमाणु हथियार दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है परमाणु बम और दूसरा होता है हाइड्रोजन बम, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं न्यूक्लियर फिशन से विस्फोट करने वाले हथियार परमाणु बम है। अब जो अगर कोई पूछे हमसे कि भाई परमाणु बम क्या है, तो न्यूक्लियर फिशन से विस्फोट करने वाले जो हथियार होते हैं वो परमाणु बम है। और अब हाइड्रोजन बम क्या है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन से विस्फोट करने वाले जो हथियार होते हैं वो हाइड्रोजन बम होते हैं। यानी न्यूक्लियर फिशन से विस्फोट करने वाले तो परमाणु, और न्यूक्लियर फ्यूजन से विस्फोट करने वाले जो वो हथियार हाइड्रोजन बम होते हैं। तो अब आगे चलते हैं। पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया था, ठीक है। और दूसरा परमाणु बम जो है 9 अगस्त 1945 को जापान के शहर नागासाकी पर गिराया गया था। ये उस समय अमेरिका ने गिराया था दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। और इन दोनों परमाणु बमों का जो इस्तेमाल है वो अमेरिका ने ही किया था दूसरे वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। तो अब हम जो है परमाणु संरचना को जानते हैं। सभी पदार्थ जो है वो परमाणुओं से बने होते हैं, ठीक है। जितने भी पदार्थ होते हैं उन सभी में छोटे छोटे अणु होते हैं जिसे हम परमाणु कहते हैं, उनसे बने होते हैं। और हर परमाणु के केंद्र में न्यूक्लियस होता है। जो परमाणु होते हैं उनके केंद्र में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस से ही एनर्जी निकलती है। अब जैसे ये परमाणु है मान लीजिए, तो इसके जो केंद्र है ये सेंटर में, यहाँ पर न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस से ही एनर्जी निकलती है। और न्यूक्लियस दो कणों से बना होता है। पहला होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। पहला होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन। जो अब इसमें जो न्यूक्लियस में जो मतलब प्रोटॉन होता है, इसकी संख्या ही एलिमेंट को तय करती है। जैसे प्लूटोनियम में हमेशा 94 प्रोटॉन होते हैं। और न्यूट्रॉन, इनकी संख्या बदल सकती है जो किसी एलिमेंट की स्पीसीज बनाती है, जिसे आइसोटोप कहते हैं, ठीक है। अब आइसोटोप और न्यूक्लियर एलिमेंट्स को जानते हैं। न्यूट्रॉन्स की अलग संख्या के साथ ही एक ही एलिमेंट के परमाणु आइसोटोप कहलाते हैं। जो न्यूट्रॉन्स होता है उसकी जो अलग संख्या होती है उसके साथ ही एलिमेंट के परमाणु आइसोटोप कहलाते हैं। न्यूट्रॉन्स की अलग संख्या प्लस एलिमेंट के जो परमाणु है वो मिलाकर क्या कहलाएंगे? आइसोटोप। और बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन वाले आइसोटोप को अस्थायी या टूटने वाला माना जाता है। जिस आइसोटोप में ज़्यादा न्यूट्रॉन होता है ना, उसे अस्थायी और टूटने वाला माना जाता है। वो जल्दी टूट जाता है जिसमें न्यूट्रॉन मतलब ज़्यादा संख्या में होता है। और एक और न्यूट्रॉन जोड़ने से वो टूट जाते हैं और असीमित एनर्जी पैदा कर देते हैं। अब जैसे ये परमाणु बम जो बनते हैं इनमें क्या होता है? न्यूट्रॉन ज़्यादा होता है परमाणु बमों में, तो ये क्या होता है? टूट जाते हैं, जल्दी टूटेंगे। और उसके बाद जैसे ये टूटते हैं तो इनसे असीमित एनर्जी यानी बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। कुछ अस्थायी आइसोटोप है यूरेनियम, नेपटूनियम और प्लूटोनियम, ठीक है। इनमें 92, 93, 94 ये क्रम से दिया हुआ है। समझ में आ गया होगा आपको। और अब हम आगे चलकर आगे ये जानते हैं कि भाई परमाणु बम कैसे काम करता है। तो न्यूक्लियर फिशन, बड़े परमाणु बम के न्यूक्लियस के टूटने से बड़ी मात्रा में एनर्जी निकलती है। जो बड़ा परमाणु होता है उसका जो न्यूक्लियस टूटता है ना, उससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। परमाणु को तोड़ने के लिए उस पर न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है। जैसे हमने अभी पहले पढ़ा था कि भाई न्यूट्रॉन की ज़्यादा संख्या होगी तो वो जल्दी टूट जाएगा। तो इसमें भी बिल्कुल वही दे रखा है कि भाई परमाणु को तोड़ने के लिए उस पर न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है, ठीक है। और एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन एक डिफॉर्मेशन बनाते हैं। न्यूक्लियस टूटकर एनर्जी और न्यूट्रॉन रिलीज करते हैं, ठीक है। अब वो टूटकर जो न्यूक्लियस है वो टूटकर एक तो ऊर्जा और न्यूट्रॉन दोनों को रिलीज करेगा। बाकी बचे पदार्थ जिरकोनियम और जेनॉन स्थिर होते हैं और रेडियो एक्टिवली अक्षय होने लगती है। बाकी जो भी पदार्थ बचता है
जैसे एनर्जी, एक तो ऊर्जा निकलेगी जब परमाणु टूटेगा, तो एक तो ऊर्जा निकलेगी और एक निकलेगा न्यूट्रॉन, ठीक है, ये दोनों निकलेंगे। और जो बाकी जो बचे हुए पदार्थ होते हैं जिरकोनियम और जेनॉन, वो दोनों स्थिर होते हैं। जिरकोनियम और जेनॉन ये दोनों तो स्थिर होते हैं, लेकिन निकलता क्या है, एक तो निकलता है न्यूक्लियर एनर्जी और दूसरा निकलता है न्यूट्रॉन। जब न्यूक्लियस टूटता है तो एनर्जी निकलती है और न्यूट्रॉन निकलता है। और जो जिरकोनियम और जेनॉन होते हैं वो स्थिर होते हैं और रेडियो एक्टिवली क्षय होने लगता है, यानी वो भी धीरे धीरे टूटने लगता है। रिलीज हुए न्यूट्रॉन इसी प्रक्रिया को भारी न्यूक्लियस के साथ दोहराते हैं। जो रिलीज होता है न्यूट्रॉन, कहने का अर्थ ये है, कहने का मतलब कि भाई जो न्यूट्रॉन रिलीज होता है, वो जो न्यूट्रॉन निकलता है वो मतलब उसी प्रक्रिया को दोहराते रहते हैं बार बार, ठीक है। परमाणु बम में न्यूक्लियर फिशन का ही इस्तेमाल होता है। जो परमाणु बम होता है उसमें न्यूक्लियर फिशन यानी ये पूरी प्रक्रिया उसमें होती है। इससे इस प्रक्रिया की चेन रिएक्शन बनती है, जिसे असीमित एनर्जी और न्यूट्रॉन निकलता है। जो फिर ये पूरी प्रक्रिया होती है ना, तो उससे एक चेन बन जाती है पूरी, जिससे कि असीमित एनर्जी और न्यूट्रॉन दोनों निकलेगा। कुल मिलाकर इस पूरे का सारांश ये है कि जब एक परमाणु बम को हम तोड़ते हैं, मतलब परमाणु को हम तोड़ते हैं, तो उससे क्या निकलेगा, एक तो निकलेगी एनर्जी और दूसरा निकलेगा न्यूट्रॉन, दोनों चीज़ें निकलेगी बस। और यही चीज़ बार बार होती रहती है, ठीक है। तो हमने परमाणु बम का पूरा मतलब प्रक्रिया समझ ली है। कभी परमाणु बम कैसे काम करता है, तो कुछ नहीं है। परमाणु बम जो होता है उसका एक परमाणु टूटता है तो उससे दो चीज़ें निकलती है, एक तो निकलती है एनर्जी और दूसरा जो निकलता है वो होता है न्यूट्रॉन। ये दोनों निकलते हैं तो जो एनर्जी होती है वो तबाही मचाती है, और ये दोनों मतलब निकलते हैं तो उसमें केवल एक परमाणु नहीं होता है, बहुत सारे परमाणु होते हैं, तो वो बारी बारी से तबाही मचाते रहते हैं और एक चेन बन जाती है पूरी, इससे तबाही होती है, ठीक है। अब हम हाइड्रोजन बम को समझते हैं कि भाई ये कैसे काम करता है। तो जो न्यूक्लियर फ्यूजन, इसमें हल्के परमाणु के न्यूक्लियस जुड़कर असीमित एनर्जी पैदा करते हैं। जो हल्के परमाणु होते हैं उनके जो न्यूक्लियस होते हैं, जो केंद्र में, वो जुड़कर असीमित एनर्जी पैदा करते हैं। बहुत ज़्यादा तापमान या दबाव दो न्यूक्लियस को जोड़ता है। जब बहुत ज़्यादा तापमान हो, मतलब हाई टेम्परेचर या फिर दबाव हो, प्रेशर हो, तो वो दो न्यूक्लियस को आपस में जोड़ता है, ठीक है। दो न्यूक्लियस जुड़कर एक अस्थायी हीलियम आइसोटोप बनाते हैं। जैसे ये भी एक न्यूक्लियस हो गया, ये भी एक न्यूक्लियस हो गया। अब यहाँ पर हमने तापमान दिया दोनों को, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। जुड़कर अभी एक तीसरी चीज़ बना देंगे, एक आइसोटोप बना देंगे अस्थायी, जो कि मतलब कभी भी वापस टूट सकता है न्यूक्लियस। अब आगे चलते हैं। न्यूक्लियस हीलियम का एक स्थायी रूप धारण कर लेते हैं। न्यूक्लियस जो होते हैं वो एक हीलियम जो गैस होती है उसका स्थायी रूप धारण कर लेते हैं। असीमित एनर्जी और एक न्यूट्रॉन रिलीज करते हैं। और फिर ये क्या करते हैं, ये असीमित एनर्जी यानी वो कि वही ऊर्जा निकालते हैं और न्यूट्रॉन को रिलीज कर देते हैं वापस। ये एनर्जी हो गई और ये न्यूट्रॉन हो गया। रिलीज न्यूट्रॉन भारी कणों को तोड़कर एक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। यानी जो न्यूट्रॉन होता है वो भारी कणों को तोड़ देता है, ठीक है, और एक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। मतलब एक चेन के रूप में वो बार बार उसी चीज़ को दोहराता रहता है, बार बार वही काम करता है। क्या करता है, भारी कणों को तोड़ने का। न्यूक्लियर फ्यूजन से फिशन रिएक्शन को बढ़ाया जाता है। जो ये न्यूक्लियर का जो फ्यूजन होता है इससे फिशन रिएक्शन को बढ़ाया जाता है, यानी इसी चेन को बढ़ाया जाता है। अब हम ये जानते हैं कि भाई ये परमाणु जो हथियार होते हैं, परमाणु बम, ये तबाही कैसे मचाते हैं। आपको पता होगा जब अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी में 1945 में जो परमाणु बम गिराए थे, तो उनसे वह पूरा शहर, वो पूरे लगभग पूरा जापान ही बर्बाद हो गया था, ऐसे मान लो, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि भाई ये परमाणु बम है वो मतलब कैसे तबाही मचाते हैं। तो परमाणु बम से जो निकलने वाला आग का गोला है, जो परमाणु बम से आग का गोला रिलीज होगा वो क्या करेगा, बिल्डिंग, चीज़ों और लोगों को तबाह कर देगा। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है और जो सभी प्रकार की वस्तु है उनको, और जो लोग हैं उनको सबको तबाह कर देगा आग का गोला जो निकलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है ब्लास्ट वेव, जो इस तरह धुआं करके दिखाई देता है। धुएं का एक तरह से तूफान होता है ये मौत, इंजरी, इमारतें आदि इससे नष्ट हो जाती है। यानी ये धुआं जो है वो लोगों की मौत का कारण बन जाता है, उनके इंजरी हो जाती है और जो इमारतें हैं वो पूरी की पूरी नष्ट हो जाती है।
फिर उसके बाद जो है वो रेडिएशन निकलता है इनसे। अब जब ये विस्फोट हो गया तो उसके बाद क्या होगा, इससे एक रेडिएशन निकलेगा जो ये क्या करता है, शरीर की कोशिकाओं को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और इससे जो है रेडिएशन से जुड़ी बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लस यानी धमाके के कई किलोमीटर के दायरे में इलेक्ट्रॉनिक्स को नुकसान पहुंचाया जाता है। यानी इसका जो धमाका होगा उसके कई किलोमीटर के दायरे में, कई लंबे चौड़े क्षेत्र में जो है वर्ग किलोमीटर में इसके ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो सिस्टम होता है पूरा उसको नुकसान पहुंचाता है बिल्कुल। और फिर आता है रेडियो एक्टिव बारिश। रेडियो एक्टिव धूल और मलबे धमाके के करीब 15 मिनट बाद ज़मीन पर गिरते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। जैसे ये धमाका होगा, आग का गोला ब्लास्ट वेव होगा, ठीक है, उसके बाद रेडिएशन निकलेगा और रेडिएशन निकला वो शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लस ये अपना काम करना शुरू कर देगा। ये क्या करेगा, उस क्षेत्र में या उस इलाके में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। और उसके बाद जो धमाका होता है तब बहुत सारे धूल और रेडियो एक्टिव कण जो मलबा होता है वो मतलब धमाके से दूर आसमान में चला जाता है। आसमान में जाएगा तो करीब 15 मिनट के बाद वो वापस ज़मीन पर रिटर्न आएगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी तो हर चीज़ को खींचती है क्योंकि इसमें गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, तो उस बल के कारण ये उसे भी खींचेगी वापस। शुरू में तो वो धमाके से चला गया लेकिन फिर वापस पृथ्वी से खींचेगी ना, तो ये वापस आएगा, है ना। तो ये 15 मिनट बाद वापस लौट आता है और ये लौटने के बाद जो रेडियो एक्टिव धूल है और जो मलबा है, जो वेस्टेज है, वो बीमारियाँ फैलाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आपको समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।